ठीक है, आप सभी नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश के बाद राज्य में नई सियासी हलचल शुरू कर दी है। उन्होंने सरकार के मंत्रियों की अनदेखी और अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया। मदन सहनी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्रियों की सुनवाई ना होने का आरोप लगाया। मदन सहनी के आरोपों के बाद एक तरफ जेडीयू बीजेपी की तरफ से बयान सामने आए, वहीं विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बना लिया। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। हमारे साथ खुद मंत्री जी मौजूद हैं। आखिर ये इस्तीफा क्यों? देखिए, हम लोग जो है 5 साल पहले भी मंत्री रहे हैं और उस 5 साल में तो हमने विभाग के सचिव का यातना झेला है। कोई भी बात का जो उचित बात है हम लोग का, उसको भी नहीं मानना ये लोग अपना शान समझते हैं। किसी मंत्री का बात सेक्रेटरी को मानना और लगता है जैसे उसको दिल पर ठेस लगता है। और उस 5 साल को हमने झेला, लगा कि अगली बार कोई अच्छे लोग से वास्ता होगा, लेकिन ये तो 3 माह में ही हम लोग को परेशान कर दिए। और इनकी तानाशाही अब हमारे बर्दाश्त से फाजिल हो चुका है। और हम समझते हैं कि ऐसा मंत्री बनना बहुत ही हम लोग के लिए कष्टदायक है। किसी बात का जो है यहाँ कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। हमने मुख्य सचिव को, दीपक कुमार को, चंचल कुमार तो बिहार के भगवान हैं, उनको हमने फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया कि हम बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। हमने अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनको कहा, हमने संजय झा को कहा कि अब ये असहनीय हो रहा है, आप लोग हस्तक्षेप कीजिए। हमने आरसीपी सिंह साहब को कहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हम इस्तीफा करेंगे। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर पर जीतन राम मांझी समर्थन में उनके उतरे। उन्होंने भी अधिकारियों पर विधायकों और मंत्रियों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलए का लेजिस्लेटिव एमएलए का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। तो पहले भी हम कह चुके हैं और ये इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन कह रहे हैं आंशिक रूप में जरूर सत्यवाद है। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है, क्या उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि शनिवार को वो जब दरभंगा से लौटेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको इस्तीफा सौंपेंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात को लेकर दुख है कि विभाग में उनका कोई नहीं सुनता और शायद यही वजह है कि वो अब इस्तीफे की पेशकश किए हैं। वहीं जो बीजेपी के एक विधायक हैं जिनका नाम ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू है, उन्होंने भी ये सीधे तौर पर अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि बीजेपी के 80% ऐसे मंत्री हैं जो बिना पैसे का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते। और वहीं कई ऐसे विधायक हैं जो सीधे तौर पर यह आरोप लगाते हैं कि बिहार में अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। मतलब साफ तौर पर है कि जो बिहार सरकार है वो अपने ही अंतर्विरोधों से घिरी हुई है और शायद यही वजह है कि अब जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको भी मौका मिल रहा है नीतीश कुमार को घेरने के लिए। तो अब इसको नीतीश कुमार कैसे पाटने की कोशिश करते हैं, कैसे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मदन सहनी समाज कल्याण मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, उनका इस्तीफा स्वीकार होता है या फिर नहीं होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि मंत्री ने कल अपने बयान में साफ तौर पर यह कहा था कि वो पहले दरभंगा जाएंगे और दरभंगा से जब वो शनिवार को पटना लौटेंगे उसके बाद इस्तीफा देंगे। तो इसके लिए इंतजार करना होगा कि आगे नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि सरकार जब अपने अंतर्विरोधों से घिरती है तो शायद उसको लेकर कोई बैठक बुलाई जाती है, लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। तो क्या यह मुख्यमंत्री की ओर से
पार्टी की ओर से ठीक है। कदम उठाया जाता है कि नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, इस पेशकश ने, इस इस्तीफे की पेशकश ने बैठे बैठाए विपक्ष को मौका दे दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी के बहाने नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अफसरशाही हावी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ। अब तो कम से कम नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमाए हुए। अब मंत्री, वो भी उन्हीं के पार्टी का, इस्तीफा दे रहा है, कह रहा है अधिकारी नहीं सुन रहा। पूरी तरीके से अधिकारियों की जांच कराइए। तो हम तो कह ही रहे थे ना पहले कि बिना तबादला के, बिना आरसीपी टैक्स में बिहार में कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लगी चालू है। आप सोचिए, मंत्री का नहीं सुना जा रहा तो आम जनता का कहाँ सुनेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू ड्रोन धमाके से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि जम्मू में हुए ड्रोन धमाके के लिए आधुनिक किस्म के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। खुफिया एजेंसियों के हवाले से जानकारी है कि ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल किए गए विस्फोटक को पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया था। जम्मू में हुए धमाके के बाद वहां से मिले विस्फोटकों के टुकड़ों की बारीकी से जांच की गई, जिनसे यह साबित होता है कि 6 दिन पहले हुए धमाके पाकिस्तान की सोची समझी साजिश का नतीजा था। विस्फोटकों में टुकड़ों की जांच से पता चला कि विस्फोटक मेटल के खोल में भरे हुए थे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हमले में इस्तेमाल विस्फोटकों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया था, जिनकी सप्लाई सिर्फ सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस को ही की जाती है। जानकारी के मुताबिक धमाके में करीब 3 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया, जिनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया और 2 अलग अलग ड्रोन में फिट किया गया था। यानी हर ड्रोन में 1.5 किलो आरडीएक्स रखा गया था। फिलहाल जांच एजेंसियां जम्मू टेक्निकल एयरबेस पर विस्फोटक गिराने वाले दोनों ड्रोनों का सुराग तलाशने में जुटी हैं। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरीके की जानकारी मिल रही है कि आखिरकार जो ये पूरा साजिश जो नजर आ रहा है, ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी आतंकी संगठन इसको बड़ी आसानी से अंजाम दे पाए। कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं सीधे। देखिए जी, पूरी तरीके से पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो सबूत मिले हैं वह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स मिले हैं फ्रैगमेंटेड पार्टिकल्स हैं, यानी कि टुकड़ों में बटे हुए पार्टिकल है। धमाकों के बाद इनको वहां पर मौका वारदात से उठाया गया है। एक एक जो पार्टिकल की जो साइज है वह बराबर है, वह मेटल से कवर्ड हुई ये पार्टिकल्स हैं, नुकीले हैं। यानी कि जो कोशिश की गई थी कि धमाकों के बाद जब ये पार्टिकल्स फैलें तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इनको बॉल बियरिंग कहा जाता है और इसी तरीके से एकदम स्पेशलाइज्ड सर्किट तैयार किया गया था और कोई ये आम संगठन इसको तैयार नहीं करता है। विशेषज्ञों का यही मानना है कि जिस तरीके से इन पार्टिकल्स को एक्सप्लोसिव्स के साथ मिक्स किया गया था, तैयार किया गया था, 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो ये एक बेहद पेशेवर तरीके से तैयार किया गया ये पूरा का पूरा सर्किट है और इसको एक स्पेसिफिक टारगेट पर इसको अप्लाई किया गया था, जिससे तबाही ज्यादा से ज्यादा हो। फिलहाल इन पार्टिकल्स का आकलन किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी आकलन किया जा रहा है कि आखिरकार आरडीएक्स के साथ साथ और कौन से विस्फोटक से जिनसे यह धमाका हुआ। और अमित, देखिए, ये भी जानकारी मिल रही थी 3 किलो आरडीएक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया और 2 भागों में इसको बांटा गया। यानी ये कितनी बड़ी साजिश वो रच रहे थे, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। जी अर्पिता, देखिए, आतंक का ये बदलता हुआ चेहरा है। सुरक्षा बलों से पूरी तरीके से मात खा चुके हैं आतंकी पिछले 2 सालों में, तो अब उन्होंने ये अपना आतंक का जो चेहरा है वो बदला है और तकनीक के सहारे आतंक फैलाने की वह कोशिश की जा रही है। ड्रोन बॉम्ब अटैक इसी का नतीजा है और इसी वजह से उन्होंने जो है 1.5 किलो की आरडीएक्स ड्रोन में बाकायदा फिट किया। उसके बाद यहाँ पर भारत की सीमा में उसको अभी तक की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एंटर करवाया और एक स्पेसिफिक टारगेट को यहाँ पर हिट किया। तो अब ये सुरक्षा बलों के लिए, हमारी खुफिया एजेंसी के लिए, सुरक्षा एजेंसी के लिए आने वाले दिनों में चुनौती है कि किस तरीके से आतंक के इस बदलते चेहरे को जो कि सुरक्षा बलों हमारे देश के सामने फिजिकली मौजूद नहीं है, जो कि गायब है, उसका कैसे मुकाबला करें, तकनीक के सारे मुकाबला करें। बेहद जो नीतियां बनी है, जो पॉलिसीज बनी है, लेकिन इस बदलते चेहरे का मुकाबला करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। और हमें देखिए, लगातार ड्रोन जो है
उड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये 2 ड्रोन, इनके बारे में क्या कोई जानकारी